बच्चे बोल रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं आता सर, चीटिंग करके पास हो गए, अभी क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स हम कर सकते क्या? हमको इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं आता सर, इंटरमीडिएट तो चीटिंग करके पास हो गए, अभी कैसा इसको सॉल्व करना मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इतना आसान है ये, अब इसको चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से कर सकते हैं आप। कमेंट्स में देखो बच्चे ऐसे हंसी मजाक के कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं, हंसना या रोना समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो छोटा वाला ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक। तो छोटा वाला ब्लॉक जो बड़े वाले ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई करता है ना, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ये ऑन ब्लॉक भी बोल के पूछा, तो ये वाला फोर्स मालूम करना है। इसके लिए क्या है, बहुत आसान सा फॉर्मूला जो आप लोग 8th में या 9th में होगा, वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, बस इतना वाला फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, F बाई एम। एक्सेलरेशन का मतलब F बाई एम, यानी कि फोर्स, नेट फोर्स बाई नेट मास। नेट फोर्स क्या है, ये 10 kg, ठीक है, हाँ, और नेट मास क्या है 2 + 3 5 kg। ये क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मालूम करें, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मालूम हो गया। अभी मैं क्या पूछ रहा, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा। अभी ये देखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, ये ब्लॉक पे हो रहा है ना कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसलिए क्या करते हैं, वो ब्लॉक का मास ले लो और पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लो, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसको डाल दो 3 × 2 = 6 न्यूटन्स। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, बॉडी को फ्री रखो, फ्री बॉडी की जरूरत नहीं है। सर मुझे फिजिक्स का पी भी नहीं आता, तब भी क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जो कि फ्री बॉडी डायग्राम के हैं? हम तो फ्री बॉडी डायग्राम लेते ही नहीं, बॉडी को फ्री रख देते। अब यहां पर देखो 3 ब्लॉक्स है, नीट 2015 में पूछा है प्रीवियस ईयर में। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब ये जो वाला ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको मालूम करना है। इसके लिए जो है ना इंटरमीडिएट भी जरूरत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ 8th क्लास के नॉलेज से भी कर सकते हैं इसको। आप देख लो फोर्स का मतलब क्या है, m इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब F बाई एम, नेट फोर्स बाई नेट मास। नेट फोर्स कितना है यहाँ पर 14 kg दिया, ठीक है। तो 14 kg दिया नेट फोर्स, और पूरे मासेस को ऐड कर दो, कितने हो गए 7 हो गए, तो हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों ब्लॉक्स जो है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे। अभी हमको ये वाला ब्लॉक, इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना इस पे अप्लाई कर रहा, तो ये वाला ब्लॉक इसको भी तो धक्का मारेगा ना। तो दोनों ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन लेना है हमको, 2 + 1 3 हो गया, और पूरे ब्लॉक्स जो एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ये दो भी वही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो सेम एक्सेलरेशन लेना है। 3 × 2 = 6 न्यूटन्स हो गया आंसर। आपको इंटरमीडिएट नॉलेज की भी जरूरत नहीं, बेसिक 8th क्लास के नॉलेज से भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिसको फिजिक्स में कुछ भी नॉलेज नहीं है, 0 नॉलेज है, वो भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये ब्लॉक स्लाइडिंग है, इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, तो mg sin 30 हो गया। तो mg sin 30 का वैल्यू क्या हुआ, 3 × 10 × ½ 15 न्यूटन्स, और ये डायरेक्टली नीचे तरफ हैंगिंग है, तो इसका जस्ट mg हुआ 20 न्यूटन्स। अभी देख लो 15 न्यूटन्स बढ़ के है या 20 न्यूटन्स बढ़ के, ये वाला बढ़ के है, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये बढ़ के है, तो ये वाला नीचे आएगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा। अभी एक्सेलरेशन क्या करेंगे आप लोग, नेट फोर्स बाई नेट मास है ना, ये तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, ये इक्वल F बाई एम, F इज इक्वल m इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या हो गया, इस तरफ 15 इस तरफ 20, ये दोनों का डिफरेंस हुआ ना 20 - 15, तो हो गया 20 - 15 क्या हो रहा, इज गोइंग टू बी 5। दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। और नेट मास क्या हो गया 5, तो आंसर क्या हो गया 1। एक्सेलरेशन तो आ गया। अभी टेंशन मालूम करना है ना, टेंशन तो और आसान। अभी देखो टेंशन ये, अगर बॉडी रुक के है ना, तो क्या करते हैं, टेंशन इज इक्वल टू mg बोलकर डाल देते, ऊपर वाला टेंशन नीचे mg, ठीक है। बॉडी अगर वहीं पे है तो क्या हो रहा है, टेंशन इज इक्वल टू mg, मगर बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से आ रही ना, तो क्या कर रहा है, माइनस m ये कर रहे हैं बस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इससे नीचे आ रही, ऑलरेडी mg है, ठीक है, तो माइनस कर दो, नीचे की तरफ आ रही ना, नीचे की तरफ आ रही एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो माइनस m ये कर दो, आ गया आंसर आपका। तो m इंटू जी माइनस ये हो गया आंसर। तो इसका मास कितना हो गया 2, 10 माइनस ये इज 1, तो इसका हो गया 18 न्यूटन्स। इसके लिए कोई बेसिक फॉर्मूला की जरूरत है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 80% ऑफ द नीट क्वेश्चंस के लिए हमको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर
थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेसिक नॉलेज अगर 10th का हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चे कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है देखने के लिए, मगर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देख लो 2 kg है, यहाँ पर भी 2 kg, यहाँ पर एंगल ज्यादा है, यहाँ पर एंगल कम है। एंगल ज्यादा होने की वजह से स्लोप जो है ना इस तरफ ज्यादा है, तो बॉडी इस तरफ स्लाइड होती है, ये ऊपर जाता, तो यहाँ पर जो है ना ये नीचे की तरफ जाएगा और ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अभी एक्सेलरेशन मालूम करना है। कितना बड़ा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, इतना आसान फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास। अभी देखो इस तरफ का फोर्स, इस तरफ का फोर्स अलग से मैं उसको डाल दिया। इस तरफ का हो गया mg sin 37, ये हो गया 12 न्यूटन्स, तो ये हो गया 12 न्यूटन्स, और ये हो गया mg sin 53, ये हो गया 16 न्यूटन्स, ठीक है। तो क्या करना है, नेट फोर्स का मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। डोमिनेशन कौन सा कर रहा है, 16 न्यूटन ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कर दो। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफरेंस का मतलब 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, और नेट मास क्या है, दोनों का मास ऐड कर दो, हो गया 4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ ही गया। अब आपको टेंशन होना है, देखो दोनों तरफ का टेंशन है इधर, ये दोनों टेंशन है। देखो ऊपर जाने वाले बॉडी को भी लेकर कर सकते हैं, नीचे आने वाले बॉडी को भी लेकर कर सकते हैं, टेंशन मालूम कर सकते हैं। मगर अगर आप ऊपर जाने वाले बॉडी को अगर टेंशन मालूम करना चाहे, ये वाला टेंशन मालूम करना चाहे, ये क्या करते हैं आप लोग, ये देखो mg sin थीटा प्लस ma, ठीक है। ऊपर जा रहा ना तो mg sin थीटा प्लस ma ले लेना। अगर नीचे जाने वाले बॉडी को अगर यूज कर रहे हैं तो क्या करना, mg sin थीटा माइनस लेना, कभी भी नीचे वाले का माइनस लेना, ऊपर जाने वाले का प्लस लेना, बस इतना ऐसा है, इतना आसान फॉर्मूला। अभी देख लो यहां पर 11, m को कॉमन कर दो जी, हम ऊपर जाने वाले बॉडी को ले रहे हैं ना, तो sin 37 लेंगे, ओके। सो अभी sin 37 प्लस ये m तो कॉमन कर दिए, सो m तो 2 हो गया, ये 10 sin 37 मतलब अपोजिट साइड 3/5 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है, अभी 1 आ गया, तो 1, 5 1 5 2 2 3 6 6 प्लस 1 7 7 2 14, ओके 14 न्यूटन आ गया। उस तरफ मालूम करो तब भी 14 न्यूटन से आएगा, क्योंकि एक ही बॉडी है, एक ही स्ट्रिंग है दोनों बॉडी के अंदर। अगर चाहते हो तो मैं वो भी करके दिखाता हूं। अभी देख लो इस तरफ से टेंशन मालूम करना चाह रहे ना, तो सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा एंगल चेंज करना है, बस क्या करना है आपको, mg sin 53 लेना है, और नीचे जब बॉडी आती तो माइनस ma कर देना, बस ठीक है, माइनस ma कर दे। तो टेंशन क्या हो गया, अभी m कॉमन कर दो, अभी डायरेक्ट डाल देता मैं 2 into 10, और sin 53 का मतलब कितना, अपोजिट साइड 4/5 माइनस m का मतलब 2 हो गया, 2 कर दो, माइनस 2 into 1, एक्सेलरेशन तो 1 है, सो 5 1 5 2 2 to 4 4 to 8 8 माइनस 2 कितना हो गया, 2 to 4 4 4 16 16 माइनस 2 हो गया 14 न्यूटन। दोनों तरफ से टेंशन सेम ही है, कुछ भी फाइंड आउट करो, नीचे वाला जाने के या ऊपर वाला, कुछ भी करो आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता सर, 0 बेसिक्स भी नहीं है सर। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखा तो मैं छोड़ ही दे दूं, करिताइश नहीं। ऐसे लोग भी आज से करना शुरू करेंगे और ऐसे पागल बन के करेंगे कि घर में बोलेंगे आपके पेरेंट्स, बेटा सो जा, मत कर बेटा सो जा, तबीयत खराब हो जाती, सुबह कर लेते, बोले तो नहीं मम्मी अभी करके सोऊंगा बोल के बोलेंगे आप। इस तरह से सिंपल मजेदार टेक्निक्स बोलता हूँ। अभी देख लो यहाँ पर 20 है ना, ये 10 और ये 30, तो ये वाला ज्यादा वजन हो गया ना, ज्यादा वेट ज्यादा हो गया, तो ये वाले नीचे जाएंगे और ये वाले ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब ये वाला एक्सेलरेशन हमको मालूम करना है। एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास, क्योंकि F इज इक्वल टू ma है, ये तो जनरल फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma आपको सबको मालूम है। ये इज इक्वल टू F बाई m, F नेट बाई m नेट। यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा देख लो, यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा F इज इक्वल टू 10 प्लस 30 क्या हो गया 40 इंटू जी मतलब 400 न्यूटन। समझ में आई बात। इस तरफ जो है ना 400 न्यूटन काम कर रहा, और यहां पर कितना फोर्स काम कर रहा देख लो आप लोग, 200 न्यूटन। 20 इंटू जी 200 न्यूटन हो गए, ओके। अब इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा अपने को। नेट फोर्स हो गया डिफरेंस, 400 माइनस 200 क्या हो गया 200 हो गया। नेट मास मतलब ब्लाइंडली आप तीनों मासेस को ऐड करते चले जाओ। 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, ये 20 और 60 हो गया ना। सो ये क्या हो रहा 10/3। सो एक्सेलरेशन आ गया ना 10/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो ये वाला टेंशन T1 अलग है
और ये T2 वाला टेंशन लगे, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग हो गया ना, यहां से यहां तक एक थ्रेड हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, तो ये टेंशन अलग होगा। जब मास दूसरा हो गया ना, यहां तक कट हो गया, दूसरी रस्सी आ गई, दूसरा थ्रेड आ गया, तो फिर टेंशन भी चेंज होता। ये वाला टेंशन अलग, ये वाला टेंशन अलग। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह T1 मालूम करना है। T1 मालूम करना किस तरह है। ये T1 नीचे की तरफ आ रहा ना, तो जब भी कोई चीज नीचे की तरफ आती तो m इज इक्वल टू G-1 डाल दो, ठीक है। क्योंकि डोल रस्सी को नीचे की तरफ छोड़ेंगे ना तो आपका वजन कुछ नहीं रहेगा, टेंशन कम होगा ना। अब आप सोच लो, किसी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचना मुश्किल है या नीचे की तरफ छोड़ना मुश्किल है। खींचने के लिए बहुत ताकत होना, मतलब टेंशन ज्यादा होना, और छोड़ने के लिए टेंशन कम होना। जब छोड़ रहे हैं तो कम होना, तो डिफरेंस करो, बस इतना सा फंडा है। मास कितना है इधर 30 इंटू 10 माइनस ये 10 माइनस 10/3, कैलकुलेट करो, जो भी आता वो आंसर। अब T2 मतलब ये ले लो, इसको लेते ना, इसका T2 ले लेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ था, 2 मासेस को लेना पड़ता। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां का ले लो, यहां पर एक ही मास है ना, काम को आसान कर देंगे T2। और ये वाला ऊपर जा रहा, किसी चीज को ऊपर खींच रहे तो टेंशन बढ़ जाता। खींचना आसान है वजनदार चीज को, या छोड़ना आसान है। देख लो, खींचना यानी ऊपर की तरफ खींचना बहुत मुश्किल, टेंशन ज्यादा लगता। तो क्या करना, यहां पर ऐड करना, यहां पर क्या करना, m इंटू जी प्लस ए डालना, ऐड होता, टेंशन ज्यादा होता ऊपर खींचने वाली चीज। तो ये हो गया 20 और g क्या हो रहा 10 प्लस 10/3। समझ में आ रही ना भाई। और इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आ रहा है वो भी वही आंसर है। अब इससे आसान क्या है बोलो, फिजिक्स इससे मुश्किल है क्या बोलो। इतना आसान सब्जेक्ट को इतना घबरा जा रहे हैं आप लोग, इतना परेशान है, पूरा इंडिया परेशान है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, पूरे इंडिया के 25 लाख बच्चों तक ये मेथड्स किस तरह पहुंचना, ये मैं सोच के परेशान हूं कि बच्चे जितने भी इंडिया के हैं सबकी परेशानी खत्म करना चाह रहा हूं मैं, कि फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू। आप भी अगर कोई दोस्त को हेल्प करना चाह रहे तो ये मेरा चैनल को अगर मैं नहीं बताए तो भी चलता, आप सीख के उसको समझा दो। मेरा चैनल अगर स्प्रेड नहीं करना चाह रहे तो मत करो, मगर ये सीखो, उसको समझा के उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कम कर दो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये देख लो प्रॉब्लम, ये दो मैं 8th क्लास के बच्चे भी समझ सकते, इतना आसानी से बोल रहा हूँ। 8th या 7th या मैं तो बोलता हूँ 6th क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं। इतना आसान टेक्निक बोलूंगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन 8th क्लास का बच्चा सॉल्व करेगा। 8th क्लास का बच्चा इतना मजेदार तरीके से बोलूंगा, आप शॉक हो जाएंगे। अभी देखो, टेंशन T1 T2 पूछ रहा, ठीक है ना। ये टेंशन T1, ये T1 किसको खींच रहा, सिर्फ 5 kg को खींच रहा। तो लिखो, क्या लिखो, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अब T2 किसको खींच रहा, ये तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो है बचपन में कारों को पकड़ के रस्सी डाल के खींचते ना, वो भी समझ सकते प्रॉब्लम। अभी देखो T2 किस किस को खींच रहा, 3 और 5 को खींच रहा। तो क्या है 3 + 5 क्या होगा 8 इंटू ये हो गया, 90% काम तो खत्म हो गया। अभी ये मालूम करना है, ये का मतलब क्या, ए का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मदर, माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, ये आंसर है। ये इज इक्वल टू F/m, बच्चे भी बोल सकते, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया 80 और नेट मास क्या हो गया, तीनों को ऐड करो, कितना हो गया 10। तो ये क्या हो गया 8। एक्सेलरेशन क्या हो गया 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया ना। अभी यहां पर डालो 5 इंटू 8 40 न्यूटन्स, T2 8 इंटू 8 64 न्यूटन्स। छोटे छोटे बहनों को, अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठो, ताकि उनका IIT फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो जाता। 8th क्लास के बच्चे भी सुन सकते हैं क्लासेस, ताकि उनको आप जैसे तकलीफ जो उठा रहे ना आप लोग, अभी इंटरमीडिएट में जाके परेशान हो रहे ना, वो 8th क्लास से अगर सुनिए ना तो आपको मैं क्या बोलूं, रख देता हूं। प्यारे बच्चों, इस तरह के मल्टीपल पुलीज एंड ब्लॉक्स एंड एंगल्स के प्रॉब्लम्स को किस तरह हम सिंपल और इजी मेथड से कर सकते हैं। कोई भी इंटरमीडिएट नॉलेज अगर नहीं भी है, थोड़ा मैथ्स मालूम है, थोड़ा बेसिक्स ऑफ 8th एंड 10th अगर मालूम है, तब भी हम इस प्रॉब्लम को कर सकते। देखो किस तरह कर सकते हैं। अब यहां पर देख लिया आप लोग, ये है टेंशन और ये भी टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन। टेंशन को हमने मेंशन किया। अब क्या करेंगे, अभी आप लोगों को मालूम है नीचे की तरफ क्या होने वाला है mg, तो आप लोग लिख लीजिए सबसे पहला इक्वेशन, टेंशन इज इक्वल टू mg। अब यहां पर देख लो,
ये टेंशन है, ये टेंशन है। इस टेंशन का कंपोनेंट इधर क्या हो गया, टी कॉस थीटा। इस टेंशन का कंपोनेंट इधर क्या हो गया, टी कॉस थीटा। इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ क्या हो गया, 2t cos थीटा। और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, यहां पर कितना मास इधर एडेड है, √2mg विच इज इक्वल टू √2mg। ठीक है, तो √2mg हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, ऑलरेडी टेंशन इज इक्वल टू mg डाल दिया, इधर डाल दो टेंशन इज इक्वल टू mg। अभी हमको एंगल निकालना है और √2mg गया काम से, cos थीटा आया काम से, √2/2। यहां पर √2 को कैंसिल करो, इसको डिवाइड करो √2 से, क्योंकि 2 का मतलब √2 इंटू √2 सही रूट पे आ गया। अभी 1/√2 कौन सा एंगल है, cos 45 का एंगल है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी और जबरदस्त और मजेदार प्रॉब्लम कराने वाला हूं, यहां पर देख लो। और ये जो है ना इक्वेशंस है, द फोर्स ऑन द पुल्ली पूछ रहा, इस पुल्ली के अंदर कितना फोर्स ऐड हो रहा। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे दिया, तो कितना फोर्स पुल्ली पे ऐड हो रहा, देखिए घबराना नहीं, डरना नहीं, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। हिम्मत से अटैक करो प्रॉब्लम्स को, डरना नहीं। हिम्मत करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आगे बढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा। डर जाएंगे ना, जो याद है वो भी चले जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लो यहां पर क्या है, ये पुल्ली का भी मास दिया, पुल्ली का मास m है, और ब्लॉक का भी मास दिया। थोड़ा हिकमत इस्तेमाल करेंगे यहां पर, हिकमत, शानपत बोलते हैं ना, हिकमत इस्तेमाल करेंगे यहां पर। अभी देख लो क्या होने वाला है यहां पर। ओके, तो यहां पर हो गया टेंशन T और यहां पर भी टेंशन T। इसका मतलब इसके नीचे की तरफ अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए तो यहां पर टेंशन T और यहां पर नीचे की तरफ भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। या तो अगर इतना कंफ्यूज हो रहा तो एक ही टेंशन ले लो, ये भी टेंशन T और ये भी टेंशन T। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट क्या हो गया, √2t होता। ओके, √2t होता। और ये टेंशन क्या हो गया, नीचे क्या हो रहा, mg हो रहा। ये कैपिटल mg है, कैपिटल mg। ठीक है, तो ठीक है ना। अभी तो इसके ऊपर क्यों कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस तरफ मतलब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ये है। पैरेललोग्राम यूज करें ना तो रिजल्टेंट फोर्स Fr हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स Fr इज नथिंग बट √2 इंटू टी। √2t का मतलब कैपिटल M इंटू जी। ये कब है, ये अगर पुल्ली का मास अगर नहीं लिए तो ये है। अगर पुल्ली का मास अगर दे रहा, मास M दिया, इसलिए क्या हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट बोल के दे दिया। अब अगर ये डी ऑप्शन, ये इतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा ना मेरे को, फिर क्या करूं मैं। उतना बड़ा आंसर लाने के लिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन देख लो आप चाहे तो, इधर इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। मगर मैं आपको छोटा सा हिकमत की बात बताता हूं। यहां पर अगर m को 0 ले लिए ना, m इज इक्वल टू अगर 0 ले लिए, मतलब पुल्ली इज मासलेस अगर बोले तो क्या होता देख लो। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आप देख लो यहां पर क्या होने वाला है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर पुल्ली को मासलेस समझे ना तो डी के अंदर जो है ना ये नहीं है, उठा दिए, उसको उड़ा दिए, तो मतलब क्या हो रहा, अभी क्या बच रहा है इधर, √2m² प्लस m²। ठीक है, g है, यहां पर भी g है, m² एंड m²। g बाहर है, रूट के बाहर है, तो ये रूट के बाहर हो गया। तो क्या हो रहा, 2mg हो गया। ठीक है, कौन सा वाला g, बड़ा वाला g, कैपिटल mg हो रहा, कैपिटल mg हो रहा। तो ये इतना आसान मेथड में समझाया। स्मॉल m इक्वल टू 0 अगर डाल दिए ना तो आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पुल्ली का मास दिया तो स्मॉल m भी आना सीन के अंदर। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ स्मॉल m है, कैपिटल M भी है ना आंसर में। तो ये वाले दो ऑप्शंस में कैपिटल M भी है, स्मॉल m भी है, तो दो तो एलिमिनेट कर दिए। इस तरह का टेक्निकल अप्रोच, एकदम शानदार दिमाग इस्तेमाल करके अप्रोच करना, ये दोनों तो उड़ा दिए। अब होगा आंसर इन दोनों में से। ठीक है, तो यहां पर भी m इक्वल टू 0 बोल के डाले तो मैच नहीं होता क्योंकि कैपिटल M भी आ रहा, स्मॉल m भी आ रहा। मगर हमारा आंसर क्या है, मास को अगर, पुल्ली को अगर मासलेस अगर होना है तो फिर √2mg आना। तो कौन से ऑप्शन में m इक्वल टू 0 डाले तो √2mg होता, ये आंसर में डाले तो होता, ये आंसर में डाले तो नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस तरह के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह के टेक्निक सीखना चाह रहे तो लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाए। कल से 9 बजे शार्प लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। सारे टेक्निक सिखाऊंगा और आप लोगों को इजीली 120 मार्क्स लाने का आसान तरीका भी बताऊंगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, नीट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माने जाने वाला क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर 95% बच्चे इसको टच नहीं करे होंगे जहां तक मेरा ख्याल है।
क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। और इसका सोल्यूशन बुक्स के अंदर इतना मुश्किल दिया कि बच्चों को समझने के लिए 10 मिनट लगते, मगर मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब पहले एक कॉन्सेप्ट तो समझ लो, यहां पर दो आइडेंटिकल चार्जेस है, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो दोनों चार्जेस जो है रोप से हैंग हो रहे, इट इज हैंग्ड फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ L, ओके। तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन देयर इज वन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड नीचे की तरफ जो है ना mg, वेट ऑफ द चार्ज इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब ये भी फोर्स डाउनवर्ड्स mg, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। अब देखो मैं क्या करूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, tan थीटा ले रहा हूं। tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड, फोर्स बाई mg, ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया, F का मतलब kq स्क्वायर बाई mg इंटू x स्क्वायर, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इट इज टेकन एज x स्क्वायर, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करूं मैं, यहां पर जो एंगल है इसको ले रहा हूं sin थीटा। sin थीटा का मतलब क्या है, ये x मतलब उसका आधा क्या हो गया, x/2, अपोजिट साइड क्या हो गया, x/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब 2l, ठीक है। सो sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 2। अगर एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे एंगल्स अगर ले लिए तो हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा बोल के ले सकते हैं। मतलब इक्वेशन नंबर विल बी, इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, kq स्क्वायर बाई mg इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2l, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, q स्क्वायर यहां पर ले लो, ये x स्क्वायर ऊपर ले लिए, अगर ये x स्क्वायर को यहां पर भेज दिए तो q स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x3, ठीक है। दैट मीन्स ये सारा कचरे को मैं हटा देना यहीं, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2। बस इतना आसान मेथड है, बुक्स में भी नहीं मिलता, कुछ चाहे तो आप देख लो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूं, q इज इक्वल टू k x⁻3/2। अब मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आसान करके डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। यहां पर x⁻3/2 का मतलब क्या है, 3/2 इंटू x⁻3/2 माइनस 1, बिकॉज d बाई dx ऑफ x पावर n क्या है जी, nx पावर ऑफ n माइनस 1, यहां पर n 3/2 है, सो 3/2 इंटू x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 इंटू फिर और एक बार x को अलग से डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt हो गया, ठीक है, dx बाई dt हो गया, ये रफ वर्क है। तो ये x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 dx बाई dt। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा हम इसको यहां पर हटा देंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे, फिर हमको करना क्या है देखो, ओके। तो dq बाई dt वैसी रख दो, और यहां पर क्या है k 3/2, x पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 मतलब x पावर ऑफ 1/2, dx बाई dt को v ले सकते। अब यहां पर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या चीजें हैं जिनको हटा सकते हैं हम लोग, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बचा क्या आप, x पावर 1/2 इंटू v, मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पावर 1/2, दैट मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर माइनस 1/2। आ गया आंसर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर माइनस 1/2, इसका आंसर है। इतना आसान और सिंपल वे में दिमाग को डुबा के एक्सप्लेन कराना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर समझो, ये जो बैटरी है ना, इसके पास कितनी एनर्जी है, इस बैटरी के अंदर 100% एनर्जी है। जब 2 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर इस बैटरी को ज्वाइन कर दिए तो ये पूरी 100% एनर्जी ये कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर जब ये कनेक्शन जो बैटरी का है इसको यहां से निकालकर अगर यहां कनेक्ट कर दिए, देन क्या होता है, ये 100 जो परसेंट है ना, इसमें से ये दोनों शेयर करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक शेयर करेंगे। इसके अंदर 2 माइक्रोफैराड है तो 20% शेयर करेगा, इसके अंदर 8 माइक्रोफैराड्स है तो ये 80% शेयर करेगा। तो फिर क्यों करना है ये सब करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, मगर क्यों अपने को टाइम वेस्ट करना है, समझे आप। शॉर्टकट मेथड बोलूंगा मैं आपको, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक वायर है जो कि सेमी सर्कल में बेंट है, a wire is bent in the form of a semicircle. What is an electric field intensity at the center? यहां पर मिडिल में इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, बिकॉज ऑफ ए वायर, थिन वायर हैविंग ए सेमीसर्कुलर शेप। तो यहां पर जस्ट सिंपल क्या करना है, लैम्बडा sin phi/2 2 pi epsilon naught into a। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मालूम है, बिकॉज ऑफ ए वायर, लैम्बडा बाई 2 pi epsilon naught into a, बस ये तो मालूम है, हमको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं।
जस्ट ये साइन 5/2 ऐड करना है बस, आ गया आंसर। E इज इक्वल टू लैम्बडा, 5 क्या है, सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री, सो 180 मतलब क्या, साइन 5/2 मतलब कितना, साइन 90, साइन 90 तो 1 है, डालो या ना डालो मत, कुछ भी नहीं, सेम। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, दैट्स इट। ये स्मॉल ए दिया ना, आ गया आंसर। ये नीट का 2019 का क्वेश्चन है। ये इतना टफ क्वेश्चन है कि बच्चे मुझे बार बार जो है व्हाट्सएप के अंदर इसका फोटो भेज रहे, सर इसका कोई शॉर्टकट है तो बता दीजिए। इसका तो शॉर्टकट है, इतना आसान तरीका मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को हमेशा के लिए इसका कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट मेथड में बताऊंगा, इतना ट्रांसपेरेंट कि आपको मजा आ जाएगा। यहां पर देख लो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले 2 मेटालिक स्फीयर्स है। ये मेटालिक स्फीयर्स इस तरह है कि यहां इसका जो रेडियस था 2r था और इसका रेडियस था r, ओके, दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका। देन दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या था, सेम था, सिग्मा और सिग्मा। दे हैव बीन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ओके, एंड देन सेपरेटेड, दोनों को कॉन्टैक्ट में ले लेके आए। इधर इसका रेडियस 2r था, इसका रेडियस r है, दोनों के बीच में वायर ज्वाइन करे, ठीक है। वायर ज्वाइन कर देने के बाद फिर कनेक्शन निकाल दिए, फिर जुदा कर दिए। देन नया चार्ज डेंसिटी क्या है इसके अंदर बच्चे पूछा। क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया। यहां पर सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज बाय एरिया। यहां पर स्फेरिकल बॉडी है ना, तो चार्ज बाय सरफेस एरिया मतलब 4πr², ये जनरल फॉर्मूला है। यहां पर इसका सिग्मा क्या हो रहा मालूम आप लोगों को, इसका सिग्मा हो रहा Q1/4πr², ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज Q1 इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा। इसका चार्ज आ गया पहले वाले का। नेक्स्ट दूसरे वाले का चार्ज है, इसका चार्ज Q2 समझो, इसका चार्ज Q1 है समझिए। तो सिग्मा इज गोइंग टू बी Q2/4πr², मतलब यहां पर रेडियस डबल कर दिया ना, रेडियस डबल कर दिया तो करो कि 4r² हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, तो दिस इंप्लाइज दैट Q2 इज इक्वल टू 4 4 16, तो ये हो गया 16πr² इंटू सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा का वैल्यू दोनों का, और ये हो गया चार्जेस का वैल्यू, ठीक है। हमको इसका भी चार्ज आ गया और हमको सेकंड बॉडी का भी चार्ज आ गया 16πr²। अभी हम करेंगे नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया, वी नीड टू ऐड द 2 चार्जेस हियर, ठीक है। We have to add the 2 charges. Then what is going to be happen now? 4 plus 60 is going to be 20πr² into sigma. तो टोटल चार्ज हमारे पास है। अब दोनों को ज्वाइन कर दिए तो पहले इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। जब ज्वाइन कर दिए तो पोटेंशियल सेम हो जाता, जैसे कि एक टैंक था और एक टैंक था, इसमें पानी कम था, इसमें पानी ज्यादा था। जब हम दोनों के टैंक के बीच में अगर से पाइप ज्वाइन कर दिए, पाइप लगा दिए, तो ये इसमें से पानी इसमें आकर गिरेगा। कब तक गिरेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, यानी कि हायर टैंक में से लोअर टैंक को आ जाएगा, जिसका लेवल ज्यादा था उसमें से लोअर, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पोटेंशियल इज नथिंग बट Q/4πε0 इंटू r, ठीक है। जब पोटेंशियल सेम हो गया और ये सारी चीजें सेम है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर, चार्ज Q1/Q2, इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, R1/R2, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहां पर क्या करेंगे, R/2r, यानी कि R कैंसिल। सो Q1/Q2 इज नथिंग बट 1/2 हो गया इसका रेशियो, ठीक है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये 1/2 हो गया, देन वी आर गोइंग टू सेपरेट देम, दोनों को अलग अलग कर दिए, जुदा कर दिए। तो नया चार्ज क्या हो रहा है, इसका नया चार्ज Q1' समझो और इसका नया चार्ज Q2' समझो। अभी Q1' क्या हो रहा है मालूम, ये दोनों का 1:2 रेशियो है। जब जुदा हो जाएगा तो फिर इसका क्या होता है अलग से, Q1' इज गोइंग टू बिकम 1/3, ये 1:2 है, मतलब ज्वाइन करे तो 3 होता ना, तो इसके अंदर 1/3 चार्ज रहता, इसके अंदर क्या रहता, 2/3 चार्ज रहता, ओके। सो Q1' इज नथिंग बट टोटल चार्ज यहां पर कितना है, Qnet, सो इट इज गोइंग टू बिकम Qnet/3, ओके, Qnet/3। इसका मतलब पहले वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट क्या हो रहा, Q1'/एरिया 4πr², छोटे वाले का एरिया r है ना, तो फिर Q1' क्या हो रहा, Qnet/3, Qnet/3 डिवाइडेड बाई 4πr², ठीक है। तो सिग्मा 1 इज गोइंग टू बी, Qnet क्या हो रहा, 20πr² इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4πr²। सो πr² उड़ गया, तो 4 1s 4 5 20, तो कितना बचा यहां पर 5/3 सिग्मा, ओके। 5/3 सिग्मा
तो पहला वाला आंसर आ गया। अभी दूसरे वाले आंसर का कोशिश करेंगे हम लोग। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व फॉर द सेकंड केस हियर। तो अभी क्या करेंगे, सिग्मा 2 मालूम करेंगे। सिग्मा 2 इज नथिंग बट Q2 डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस डबल था तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 आर स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट सिग्मा 2 इज नथिंग बट Q2 डैश। ओके, यहां पर Q2 डैश का मतलब क्या है मालूम, Q2 डैश इज नथिंग बट Q नेट। Q2 डैश इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज। ठीक है, Q2 डैश इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज। इसका मतलब यहां पर क्या डालेंगे, 2/3 Q नेट डालो डिवाइडेड बाई 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब Q नेट के प्लेस में क्या डालेंगे, Q नेट इज नथिंग बट 20 ना, तो यहां पर डाल दो 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई ये सारी चीजें 2/3 इंटू 16 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और क्या है यहां पर 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, और यहां पर 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितना बच रहा 5 इंटू, यहां पर 2 है ना, 3 2 जा 6, यानी कि 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा। तो 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा इसका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, कैपेसिटर वर्सेस रेसिस्टर, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को जस्ट तूफानी स्पीड में किस तरह सॉल्व करेंगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत कम वक्त में मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। लेट मी डिस्कस हियर नाउ। देखो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिजेस है। कितने तरह के व्हीटस्टोन ब्रिजेस होते हैं। लेट मी डिस्कस इन वेरी फास्ट एंड स्मूथ एंड पॉसिबल फास्टेस्ट वे। लेट अस सी हियर नाउ, व्हेन ऑल द रेसिस्टर्स आर सेम इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, any one of the resistance is going to be the answer. तो इसका आंसर क्या है, resistance across AB is going to be just R. Similarly in the capacitors also, capacitors across AB, when all the capacitors are same, पूरे कैपेसिटर सेम है तो कोई एक कैपेसिटर उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो रेसिस्टेंस अक्रॉस द व्हीटस्टोन ब्रिज AB is going to be any one of the resistor। सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। So here also capacitance across AB is going to be any one of the resistor and all the capacitors are same in a Wheatstone bridge। ये भी Wheatstone bridge है। नेक्स्ट अब देख लो, ये भी Wheatstone bridge है, इसका मतलब रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी क्या हो रहा है, एनी वन ऑफ द रेसिस्टेंस इसका आंसर है। और कैपेसिटेंस अक्रॉस ये भी क्या है, कोई भी एक कैपेसिटर उसका आंसर हो जाएगा व्हेन इट इज अ बैलेंस्ड Wheatstone bridge and all the capacitors and resistors are going to be same। नेक्स्ट ये भी Wheatstone bridge है, तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी और ये और दोनों के टर्मिनल्स, इसको ओपन करो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, द आंसर इज गोइंग टू बी आर, एनी वन ऑफ द रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बी द आंसर। और कैपेसिटर्स अक्रॉस ये भी क्या है, व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम, कोई एक कैपेसिटर आंसर हो जाएगा इसका। So this is one more. So this is also a Wheatstone bridge in which upper part is going to be a Wheatstone bridge। तो यहां पर C दो सारे रेसिस्टर्स एंड सारे कैपेसिटर्स सेम है। सो ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपेसिटर रिजल्टेंट क्या है, C है, और नीचे वाले का C, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो C अक्रॉस ये भी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी 2C। तो यहां पर ऊपर वाले रेसिस्टेंसेस हो गया R, क्योंकि कोई एक रेसिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा, और नीचे वाला रेसिस्टर R, ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। सो रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एनी वन, इसका आधा, यानी कि R/2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, तो यहां पर और एक, तो ये क्या है, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऊपर वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका रेसिस्टेंस R हो गया, नीचे वाला रेसिस्टेंस है, नीचे वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका रेसिस्टेंस R, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, बोथ आर गोइंग टू बी पैरेलली कनेक्टेड, सो इट्स गोइंग टू बी R/2। हियर ऑल्सो ऊपर वाला कैपेसिटेंस C है, नीचे वाला कैपेसिटेंस C है, एंड बोथ आर गोइंग टू बी पैरेलली कनेक्टेड, C एंड C। सो C अक्रॉस AB इज गोइंग टू बी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 2C। ठीक है, दिस गोइंग टू बी योर आंसर। प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिजेस आते हैं तो मैं इसको एक ही सेकंड में सॉल्व करके बता दूं। इसमें जो है ना, सिर्फ इतना पार्ट का अगर हम पहचान लिए ना रिजल्टेंट, तो वही उसका आंसर हो जाता। अब कैसा करेंगे देख लो आप लोग, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इतना सा कैसा मालूम करेंगे, C सीरीज में है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया C/2। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, C/2 प्लस C, इसका मतलब कितना, इट इज गोइंग टू बी 3C/2। इसका आंसर है C अक्रॉस AB। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, 3C/2। उसी तरह यहां पर भी सिर्फ इतने कोने का अगर
रिजल्टेंट मालूम करेंगे ना, तो वही आंसर होगा। तो ये दोनों का क्या है, 2r, ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2r, और ये 2r इसको पैरेलल है, इसका मतलब कितना, 2r/3 हो गया इसका आंसर, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। ये दोनों पॉइंट्स का रेसिस्टेंस 2r/3 है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है ना, तो क्या करेंगे 2r × r/2r + r, इसका मतलब 2r² 2r/3 इसका आंसर है। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर फिजिक्स के अंदर खेलना चाहेंगे? चलो खेलते हैं खेल। अब ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिलर, इसको बेंड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायग्रामेटिकली रेसिस्टेंस पूछ रहा। जब हम इसको बेंड कर दिए तो रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे, आधा आधा, और जब ऊपर वाला और आधा नीचे वाला दोनों अगर पैरेलली कनेक्टेड है, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलली है और सेम है, तो किसी एक रेसिस्टेंस का आधा रेसिस्टेंस आंसर होगा। इसका मतलब R/2 / 2, इसका आंसर हो गया R/4, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। तो यहां पर देख लो, दोनों रेसिस्टर्स सीरीज है, 6 + 6 क्या हुआ, 12, और इसको पैरेलल है 3, 12 × 3/12 + 3, R1 R2 R1 + R2, 12 × 3/12 + 3 हो गया 2.4, मतलब नेट रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2.4। I = V/R हो गया, V उन्हें दे दिया 4.8 / 2.4 हो गया 2 एम्पियर्स। और थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ। तो R/10 दोनों सेम है और पैरेलल है, इसका मतलब किसी एक रेसिस्टेंस का आधा हो गया आंसर, मतलब R/10/2 विच इज नथिंग बट R/20। ऐसे R/20 कितने हैं, 5 है, इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 4 जा, R/4 इसका आंसर हो गया। और थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ। ये दोनों ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, जब कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया और पूरे रेसिस्टर सेम है, कोई एक रेसिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। 3 3 3, ये तीनों सीरीज में है और 9 है, और ये दोनों सीरीज में है और 6 है। 9 × 6/9 + 6 अगर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.6 आंसर, ये हो गया आपका आंसर। और थोड़ी देर मेरे साथ खेलो, खेलने में मजा आ रहा है तो खेलो, वरना छोड़ दो। ये हो गया 3 वोल्ट्स 4 वोल्ट्स, ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है। सबसे पहले करंट मालूम करो, कितना करंट पास हो रहा है यहां पर, हाउ मच करंट इज पासिंग। 6 × 3/6 + 3 हो गया 2 ohms, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2 ohms, ये 2 + 4 6 ohms। I = V/R, 3/6 हो गया 0.5 एम्पियर इसका करंट। और पूछ रहा क्या, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसका मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड। अगर इसका पोटेंशियल मालूम करें और इसमें से निकाल दिए तो बाकी का पोटेंशियल तो आ ही जाएगा। सबसे पहले हम करंट मालूम करें, कितना हो गया करंट, 0.5 एम्पियर फ्लो होगा यहां पर। टोटल करंट मालूम करें ना, तो 0.5 × 4 20, इसका मतलब 2 वोल्ट्स है। इस रेसिस्टेंस के अंदर 2 वोल्ट्स है, टोटल 3 वोल्ट्स है, तो बचा कितना, 1 वोल्ट इसका आंसर है। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। अगर इस तरह का पैरेलल कनेक्शन है, इस तरह का इनफिनिट सीरीज है, जिसके अंदर एक रेसिस्टर दूसरा रेसिस्टर एक का डबल हो गया, तो डबल वाला ही आंसर है, डबल वाला ही आंसर है। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ, और खेलना चाहेंगे तो खेलो। देखो 2 और 6 × 2/6 + 2, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1.5 एम्प 1.5 ohms, 1.5 सीरीज में हो गया 3, ये पूरा का मतलब 3 ohms, और 3 ohms पैरेलली कनेक्टेड है। जब दो रेसिस्टर सेम है और पैरेलली कनेक्टेड है, किसी एक रेसिस्टर का आधा आंसर हो गया, मतलब 1.5 ohms टोटल रेसिस्टेंस है। और क्या पूछ रहा, हमको पूछ रहा करंट, टोटल पोटेंशियल हमारे पास है, टोटल करंट हमारे पास है, टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट हो गया 6/1.5, इसका मतलब 4 एम्पियर इसका आंसर हो गया। और थोड़ी देर हमारे साथ खेलो, खेलने में मजा आ रहा। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्यों है, क्योंकि इसको अगर ओपन कर दिए तो बीच का रेसिस्टर है और पूरे रेसिस्टर सेम है यहां पर, व्हीटस्टोन ब्रिज है यहां पर। जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पूरे रेसिस्टर सेम है तो आंसर हो जाएगा कोई एक रेसिस्टेंस का, मतलब पूरे 2 ohms अगर है तो आंसर 2 ohms, पूरे 4 ohms है तो आंसर 4 ohms हो गया। और यहां पर देखो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन पूछ रहा, और क्या पूछ रहा है यहां पर, रेसिस्टेंस कितना है बोल के पूछ रहा। सबसे पहले देखो ये क्या है, इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोला, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस बोल के पूछ रहा। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब यहां पर 2 ohms, यहां पर 2 ohms, यहां पर 2 ohms, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 2 ohms होना चाहिए, और ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। 6 × RES/6 + RES = 2 ohms, 6 × RES, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12 + 2 RES, ओके। सो यहां पर 6 RES - 2 RES कितना हो रहा, इट इज गोइंग टू बी 4 RES = 12, इसका मतलब RS क्या हो रहा, 12/4, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ भी नहीं है बाबा, ये तो कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स व्हिटस्टोन ब्रिज। ये व्हिटस्टोन ब्रिज के अंदर मिडिल से करंट पास नहीं होता, याद रखो, मिडिल से करंट पास नहीं होता, मतलब ये रेसिस्टेंस है तो भी नहीं है के बराबर, ये भी नहीं के बराबर है। अब देखो यहाँ पर, अब ये अगर नहीं है तो फिर मिडिल वाला देखो, ये मिडिल वाला क्या हो रहा है, ये व्हिटस्टोन ब्रिज है ना, व्हिटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर पूरे रेसिस्टर सेम है तो एक रेसिस्टर उसका आंसर हो जाएगा, मतलब आर आर आर, ये तीनों सीरीज रख लो 3R, ऊपर सिर्फ 2R, नीचे भी सिर्फ 2R, हो गया, बस ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। 2R पैरेलल है, दोनों सेम है और पैरेलल है, तो फिर किसी एक का आधा हो गया आंसर, मतलब पूरा बच गया कितना, 3R बच गया था मिडिल में, ये दोनों का क्या बच गया, सिर्फ R बच गया, मतलब 3R into R by 3R plus R, which is nothing but 3R by 4 इसका आंसर है। थैंक यू। This type of complex circuits will come. I say complex circuits को generally we apply Kirchhoff's law and waste your valuable time. Just we can work with Ohm's law. Kirchhoff's law को bypass surgery कर दो, Ohm's law direct use करो। Ohm's law which is nothing but V by R, which is also taken as E net by R net. E मतलब EMF, EMF का रिजल्टेंट ले लो, यहाँ पर 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, मगर देखो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस मतलब 10 - 5 होगा, और नेट रेजिस्टेंस मतलब ऐड ऑल द 3 रेजिस्टेंस 2 + 2 + 1 दैट इज 5। योर आंसर इज नथिंग बट 5 by 5 व्हिच इज 1 एम्पियर, दैट्स इट। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, इफ दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव, देन जस्ट यू हैव टू ऐड देम, बस इन दोनों को ऐड करना होता था। यहाँ पर 10 + 5 इज नथिंग बट 15 by R net is 5, so 3 एम्पियर्स होता अगर डायरेक्शन सेम होता, मगर डायरेक्शन क्या है यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए डिफरेंस लेना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। थैंक यू। इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग दिखते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, इस चैलेंजिंग को हम चैलेंजिंग से लेंगे तो फिर चैलेंजेस खत्म हो जाता। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर नेट करंट क्या चीज है मालूम करना है। नेट करंट कैसा मालूम करेंगे, नेट करंट इज नथिंग बट नेट पोटेंशियल बाय नेट रेसिस्टेंस। नेट पोटेंशियल हमको मालूम है 10 वोल्ट, अभी नेट रेसिस्टेंस मालूम करना है, इतना आसान है। देखो ये 4 + 2 6 है, मतलब ये 6 ओम्स, नीचे वाला भी 6 ओम्स, दोनों सेम है और पैरेलल है, मतलब किसी एक का आधा, किसी एक रेसिस्टेंस का आधा रेसिस्टेंस होगा आंसर। इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस कंबाइन टुगेदर, ये सबका मिलाकर कितना है रेसिस्टेंस, जस्ट 3 ओम्स। अब देखो यहां पर ये 3 ओम्स, ये 1 4, और यहां पर जो है ना इस बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, मतलब 3 + 1 + 1, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस 5 हो गया। टोटल ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ईएमएफ कुछ भी बोलो, इट इज गोइंग टू बी 10 हियर, इसका मतलब टोटल करंट कितना हो गया 2 एम्पियर्स, सॉरी ओके, तो 2 एम्पियर्स करंट होगा यहाँ पर, 2 एम्पियर्स, मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर्स करंट फ्लो होगा, तो यहां पर करंट डिवाइड हो रहा, बिकॉज रेसिस्टेंस जब सेम होते तो करंट आधा आधा कर लेते, यहां पर 1 एम्पियर और यहां पर 1 एम्पियर। इसका मतलब अच्छी तरह से देख लो, ये I × R, मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या आ रहा है हमको, 4 × 1 कितना हो गया, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4 वोल्ट्स। यहां पर 2 × 1 2 एम्पियर, यानी कि V = IR है ना, so 2 × 1 is going to be 2 volts, okay? तो यहां पर 4 वोल्ट्स और यहां पर 2 वोल्ट्स, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी का मालूम करना है। इस पॉइंट को हम समझेंगे, इस पॉइंट को हम समझेंगे P, ओके? तो अभी क्या करेंगे, VP - VA, ओके? VP - VA is nothing but 4 × 1 which is 4 volts, ठीक है? अभी यहां पर VP - VB, VP - VB क्या हो रहा है यहाँ पर 2 volts, ओके? 2 volts हो रहा। अभी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, हमको पूछ रहा क्या, VA - VB, VA - VB मतलब VA पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 - 1 अगर हम कर दिया, 2 - 1 करें तो फिर ये पॉजिटिव होता, किस तरह पॉजिटिव होता देख लो, VP - VB minus of VP minus of minus VA will become plus VA, okay? So this is going to be plus VA, okay? और दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है यहाँ पर, इसमें से इसको निकाल देंगे तो हो गया 2, I mean कितना, नीचे वाले में से 2 - 4, बिकॉज 2 - 1 मतलब है दोनों का, 2 - 4 हो गया -2 वोल्ट्स, ओके? तो यहाँ पर क्या कैंसिल होने वाला है देख लो, VP - VB, VP कैंसिल हो जाएगा, VA - VB बच गया, ठीक है? तो VA - VB इज नथिंग बट कितना, -2 वोल्ट्स हो गया आपका आंसर, -2 वोल्ट्स। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ओके? थैंक यू प्यारे बच्चों। जब कभी भी इस तरह का इन्फिनिट सीरीज पूछा, इसको सॉल्व करना कितना दर्दनाक है मुझे मालूम है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, मगर मैं आपके लिए एक चीट कोड बताता हूं। यहां पर हॉरिजॉन्टल रेसिस्टर का डबल है ना वर्टिकल रेसिस्टर, आसान आंसर क्या है मालूम,
resistance across AB is 2 ohms. That's it. अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वाला डबल हो गया ना तो वर्टिकल वाला ही आंसर है. बस इतना सा कर लो. प्यारे बच्चों, ये एंटी विट्सवर्थ ब्रिज है. एंटी विट्सवर्थ ब्रिज का मतलब क्या है? यहां पर 3 1 है तो फिर उसका उल्टा है, 1 3 है. इट इज नॉट ए विट्सवर्थ ब्रिज. ये विट्सवर्थ ब्रिज के खिलाफ है. इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को मालूम भी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, लास्ट ईयर इन नीट ऑल्सो. तो इसको यहाँ पर एक चीट कोड है. आपको इसको सॉल्व करना कैसा है मालूम आप लोग? फॉर एग्जाम्पल आपको CAB मालूम करना है तो फिर आसान तरीका क्या है? CAB जस्ट ये जो है ना 3 + 1/2 कीजिए आप लोग, तो आपको आएगा 2 माइक्रोफैराड्स. अब यहां पर 4 ऑप्शंस है. 2 भी है, 1.8 भी है. यू हैव टू सेलेक्ट. वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जो 2 के करीब है और 2 से कम है. 2 के करीब और 2 से कम, मतलब ये ऑप्शन इसका आंसर है. ये हो गया इसका चीट कोड. थैंक यू. Dear students, I will tell you a wonderful strategic method to solve these type of problems where students will leave this type of questions. Just like he is asking us to find out the ammeter reading. Very simple it is. Wherever ammeter is connected in the upper part, to resemble, to substitute, bypass this larger circuit, I have drawn a simple circuit below that. So this part of the circuit I am taking separately downwards. So 3 ohms, this is 12 volts. And ammeter reading is asking. So this part I am drawing here. Remaining 3 ohms and 3 ohms. These are connected in parallel. So 3 are connected in parallel means the resultant is going to be 1 ohm. So this is 1 ohm. This is 3 ohms which is here. And this is 12 volts. Ammeter reading is very easy now. So here this 3 and 1 are in series. Therefore the net resistance is going to be 4 ohms. And net voltage is going to be 12 volts. And you have to find out the current, which is nothing but V net by R net, which is 12 divided by 4. 3 amperes is the reading of this ammeter. That is. Dear students, this is a wonderful problem. I'll give you a simple logic to solve these type of problems where students will feel a lot of confusion. So here, he's asking us to find out the ammeter reading. First thing is, as the battery is connected parallel to all the resistors, therefore each and every resistors is having a current I is equal to V by R, the resistance, which is equal to 2 amperes. Okay, so this is equal to how much? 2 amperes. Here also 2 amperes. Here also 2 amperes. Here also 2 amperes. But you know that the current through these wires will come here and they will bypass towards, they will move towards the battery. But the remaining 2 amperes, they have to pass through the ammeter. Totally ammeter reading is 6 amperes. That's it. So simple. प्यारे बच्चों, ये JEE मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसका सोल्यूशन आप जहां पर भी देख लो, बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया. मैं आपको इतना आसान शॉर्टकट बताता हूं कि आपका दिल खुश हो जाए. यहां पर जो है ना टोटल रेसिस्टेंस 4000 दिया और टोटल पोटेंशियल आके 4 वोल्ट्स. और यहां पर जो करंट पास हो रहा, सेम करंट पास हो रहा. इसका मतलब I is equal to V by R, which is going to be constant. Which is going to be constant. करंट कांस्टेंट है यहां पर. जब 4 वोल्ट्स इतने सारे रेसिस्टेंस को कनेक्टेड है तो फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 5 रेसिस्टेंसेस? ये पांचों रेसिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा. इसके लिए मेरे पास आसान ट्रिक ये है कि यू हैव टू कंसीडर V by R. दैट्स इट. V by R is equal to constant. मतलब ये 4 वोल्ट्स टोटली V by R यानी कि 4000. ओके, तो ये जो पोटेंशियल है V नॉट, इट इज सेलेक्टेड अराउंड 500. सो इसके लिए 500 बस. So 4 ones 4000s. Okay, so these two zeros cancel. So V naught is equal to, this 5 goes to the side. V naught is nothing but 5 by 10, which is 0.5 volts. 0.5 volts. V naught हो गया 0.5 volts. Dear students, whenever this type of infinite series comes, where R horizontal is R and R vertical is double to that of the R horizontal. That means if R vertical is 2 times of R horizontal, then R net, that means resultant resistance, is going to be R vertical. Direct answer this one. This is a cheat code. Otherwise, if you don't follow my method, then the good news is that you have to follow
all these quadratic equation, and at last you will get the answer as 2r. Okay, that's it. Thank you very much. जब भी आपको इस तरह का इन्फिनिट सीरीज दिख जाए जहां पर 2 ohms का इन्फिनिट सीरीज है, जहां पर अगर टाइम कम है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मुसीबत झेलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा चीट कोड है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप आसान चुटकियों में आ जाएगा। तो यहां पर चीट कोड क्या है, रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज r इंटू 1 प्लस रूट 5/2। बस r के प्लेस में 2 डाल दीजिए और आंसर इज रेडी। तो क्या करना है, यहां पर r के प्लेस में 2 डाल देना है बस। सो 2 इंटू 1 प्लस रूट 5/2, दैट्स इट। तो आ गया आंसर 1 प्लस रूट 5, बस इतना सा। Dear students, one ball is dropped from certain height, one ball is projected upwards from the ground with a speed of 25 meters per second, and the total height from top to bottom is taken as 100 meters. He is asking us to find out when and where the balls will meet from the top. So for that, first of all, you have to find out when they are going to meet. You have to find out the time first. For that, the simple and shortcut formula I am going to teach you. What is that? Velocity is nothing but displacement by time here. Okay, so time is nothing but displacement by velocity. So displacement is nothing but 100 by velocity is 25. So they are going to meet at 4 seconds. This is a shortcut method to solve the problem. So once they are meeting at 4 seconds, you have to find out the top height. Let us take this is h1 and this is h2. h1 is nothing but half gt square because u is going to be 0, therefore half into 9.8 into 4 square is going to give you approximately 78.4 meters. So this is going to be your answer. Thank you. Dear students, a water drops falling down from a tap. First drop touches the ground when the fifth drop is released from the tap. What is the height of the third drop from the ground? For this, I told you already that the ratio of distances from between the drops from top to bottom is 1:3:5:7 like this, isn't it? Okay, so you can take 1x, 3x, 5x, 7x and so on. So if you add, how much you are getting? 12. 16x is equal to 5 meters. So therefore x is equal to 5/16 meters, and the height from bottom to the third drop is taken as 5x plus 7x, which is going to be 12x, isn't it? So therefore this distance is 12x. Therefore 12x is nothing but 12 into 5/16. Okay. So 4 3s are 12, 4s are 16. Therefore 3 5s are 15 divided by 4. Okay. So 15 divided by 4 is nothing but 3.75 is your answer. That's it. Thank you. My dear students, here this is the water drops coming downwards from the tap here. So when the first drop is touching the ground, third drop is leaving from the tap, then what is the distance of the second drop from the ground? That is the question here. So from this formula, h is equal to u plus half g into 2n minus 1. Initial velocity is going to be 0. From this, these two are constants. H is directly proportional to 2n minus 1. So n equal to 1, n equal to 2, if you substitute h1, you getting ratio 1:3:5 like that. Okay, that means this is 1 means this is 3. The distances are in the ratio 1:3:5 and so on. Okay, so 1 and 3. So let us take this as 1x and this is 3x here. So total distance is taken as 4x and the total distance given as height h is nothing but 5 meters. X equal to 5/4 is the value here. So distance of the first drop, the second drop from the ground is taken as 3x. Okay. So therefore this is equal to 3 into 5/4, which is nothing but 15/4, which is going to be 3.75 meters is your answer. Dear students, let us solve this problem in reverse order. Actually, in this problem it is said that a body is projected upwards, okay, at half of the maximum height. That means at h/2, velocity is given as 10 meters per second. Then what is the maximum height he is asking. So at half of the height velocity is given means what is the maximum height? Actually it is thrown upwards, but the problem will become very complex when you take upward direction. That's why I will take downward direction problem. Same problem in the downward direction. So in the downward direction, initial velocity will be 0, and at this point either it is going up or down, velocity will remain same. Okay, so now it will become very easy. Upwards, half of the height I will take now. So simple it is. So we will write v square minus u square is equal to 2gh. Now initial velocity will become 0 when you take from top to bottom. So it will become how much here? 10 square is equal to 2 into 10 into height is nothing but h/2. Okay, so 2 gets cancelled.
and 10 square gets cancelled, h will become 10 meters. That's it. So simple. Dear students, this is the case of an average speed where 1/3 of the total distance with velocity v1, 2/3 of the total distance with velocity v2. Find an average speed. For that, blindly, I will give one small shortcut here. Here, just you write v1, v2 by v1 plus v2. Okay, and you know 1/3 and 2/3 is there, no? So third, 3 you have to take in the numerator. So 1/3 and 2/3 crisscross. Okay, crisscross you do. First you take 2 and then you take 1. That's it. So your answer is ready. V average is nothing but 3v1 v2 by 2v1 plus 1v2. Next case also the same type which I have already explained. So this also 2/5 and 3/5. So V average shortcut method is nothing but first you write v1 v2 by v1 plus v2. That's it. So 1/5 and 2/5 denominator, fifth you have taken the numerator. So 2 and 3 is there, crisscross you do. Okay. First you take 3 here and then you take 2 here. Your answer is ready. So therefore D option is going to be your answer. Thank you. Dear students, whenever this type of question comes in average speed, where the total distance is divided into two parts, the first part is 2/5 of the distance and the second part is 3/5 of the distance. And find an average speed. For that there is a shortcut with me. A simple thing is first you write v1 v2 divided by v1 plus v2. That's it. The next thing what you are going to do is, you know 2/5 and 3/5. So in that denominator which is 5, you write here. Okay. So 2 and 3 is there, no? Crisscross. Okay. First you write 3 here and next you write 2 here. That's it. Your answer is ready. That's it. It's going to be V average is 5v1 v2 by 3v1 plus 2v2. That's it. Dear students, beautiful shortcut I am going to explain today. A ball is thrown downwards with a speed of 20 meters per second. A ball is thrown upward with a speed of 30 meters per second. After a certain time, they will collide. This is the point of collision. How much time they will take to collide? That is the question actually. For that, I have a shortcut for that. You all know the general formula is velocity is equal to displacement by time. But time is nothing but displacement by velocity. But here you have to consider relative velocity. That's it. So what is the displacement here? Displacement is nothing but 150 meters and relative velocity is nothing but you have to add 20 and 30 which is going to be 50 here. Your answer is 3 seconds. So they are going to meet after 3 seconds. This is a shortcut formula. If you go by general method, you can just scan in any of the application. You will get a very lengthy solution. My dear students, NEET students will hate integration and differentiation. I know about that. They hate integration and differentiation. You can just see the question here. This is an equation and this is a solution which includes integration and differentiation. Okay, so would you like to bypass this method and use a very super simple method? I have got that method. You can just see here. This is an equation. He is asking us to find out an acceleration here. We can write v square here 5000 plus 24x. Okay, this can be taken like this. V square minus 5000 is equal to 24x. Okay, so this can be written as v square minus 5000 is equal to 2 into 12 into x. This is just like v square minus u square is equal to 2as. Okay, so instead of a there is 12 and that is going to be an answer. Therefore acceleration is going to be 12 meters per second square. Such a simple method it is. Dear students, this is a previous year NEET question asked in 2017. You can just see the solution which has been explained by using differentiation. You hate differentiation, especially NEET students. I will explain without using differentiation. You can just see here now. You can just select this equation. See here is nothing but 5t minus 2t square here. Compare this with s is equal to ut plus half at square. That's it. Here you can see that in the place of half a minus 2 is there. That's it here. Half a is equal to minus 2. A is equal to minus 4 meter per second square is your answer. You need not do any differentiation and get the answer. Without differentiation you can solve. Dear students, see the question.
See the differentiation. Need students, do you want to bypass this differentiation and do in a simple shortcut method? Then I am here for you. You can just see this equation, whatever it is given. He is asking us to find out an acceleration. Why to do differentiation when I have got a super simple method? You just do one thing. This half you take this side, v square, okay? And this 180 you can take minus 180 is equal to 16x. That's it. It is just like v square minus u square is equal to 2as. Okay. So instead of 2a is taken as minus 16, a is equal to minus 8 meter per second square. See the answer. Thank you. Dear students, whenever these type of questions will come, you can prepare your own short tricks. Like displacement traveled in the 5th second to that of displacement traveled in 5 seconds. Any type of question like this, you can just see for nth second this is the formula, for n seconds this is the formula. But in both the cases it is starting from rest, so this part goes, initial velocity is going to be 0, and if you divide like this, displacement traveled in nth second, okay, to the displacement traveled in n seconds is going to be how much here? So half a gets cancelled. It is nothing but 2n minus 1 by n square. This is going to be our shortcut formula. So it is 5th second or 6th second or 7th second, whatever it may be. If you can use this shortcut and get the answer in fraction of seconds, you can just see here 2n minus 1 is nothing but 2 into 5 minus 1 by 5 square, which is nothing but 9 by 25 is your answer. Therefore 9:25 is the answer. Dear students, whenever these type of differentiation questions will come, where you will get t is equal to like this, and here also t is equal to this one. So what I am going to do here, double differentiate with respect to x here. So if you do double differentiation, what will you get? First time differentiation you will get 2ax plus b, okay. Second time if you differentiate, what is left? 2a is left, okay. So 2a is left, then just you multiply with v cube, your answer is ready, okay. So 2a into v cube. Then here also you double differentiate. First time if you differentiate, you will get 2mx plus n. Second time if you differentiate, you will get 2m multiply with v cube. That is going to be your answer. So 2m v cube. Okay. So this is the shortcut method to solve these problems. If you go to general method, it is time consuming and very confusing also. Thank you. Good news for NEET students. They can bypass these integration methods and solve this type of problems in a super simple shortcut method. How can you do this problem without differentiation? Now let me discuss each and every step in a slow motion. See, you can just modify this equation and write this as v by 2, which is equal to square root of 45 minus 4x. Squaring on both sides, v square by 4 is equal to 45 minus 4. You send this 4 to that side, it will become v square, and take this 45 left side and multiply with this 4, which is equal to minus 4 into x, which is nothing but v square minus u square is equal to 2as. You can use this formula, general equations of motion. See, if you observe here, in the place of 2a, it is having 16, minus 16. So 2a is equal to minus 16, a is equal to minus 8 meters per second square is your answer. That's it. Dear students, if a train travels from A to B with a speed of 40 km per hour and B to A with a speed of 60 km per hour, generally we use this formula 2v1 v2 by v1 plus v2 and get the answer directly by using this shortcut. But if you want some other way to solve this problem in a different style, I have got that style also. What is that? You can just find the average of these two velocities. That is 40 plus 60 by 2, which is nothing but 50 kilometers per hour you are getting. But select the option which is close to 50 but less than 50. Not this the answer. This is going to be the answer. That's it. So simple. Dear students, I will solve this problem in a different style. This type of style you will not get in internet. I can challenge it, inshallah.
You can just see here now. A body starts from rest, moves with an acceleration of 5 meters per second square up to here, and then decelerates and comes to zero. Decelerates with an acceleration of 10 meters per second square. It travels a distance of 1500 meters, given as 1.5 kilometers. He's asking us to find out what is the time taken to travel from here to here. A very simple logic. You can just use the formula S is equal to half a t square. Because initial velocity is 0, u is going to be 0. Just half a t square you have to take. But instead of half a t square, you take resultant acceleration. A resultant acceleration is nothing but product of accelerations 5 into 10. That means acceleration into deceleration by acceleration plus deceleration. A1 A2 by A1 plus A2, which is nothing but 15 by 15, which is nothing but 10 by 3. That's it. So here you have to find out the time. Time is nothing but 2s by AR under root 900. So 30 seconds is going to be your answer. So simple and easy technique I am using. Dear students, I will tell you a wonderful short trick where you will not get in internet. Let me see here now. So when a ball has been dropped down, having initial velocity 0, one ball is thrown upwards. They will meet at certain point at certain time. You have to find out that time. That means one ball is going downwards means acceleration is plus g. One ball is moving upward means acceleration is minus g. But both are meeting at one place. So minus g and plus g gets cancelled. There is no g. We need not take any g here. That means generally these type of problems are done by using this formula. Where plus g minus g cancels means there won't be this part in the formula. Only this part is left. He is asking us to find out the time taken to meet. So just write time t is equal to h by u. That is 200 by u is nothing but 100 meters per second. Your answer is 2 seconds. So wonderful short trick. Have you seen anywhere in internet? No. Thank you very much. This is the case of escalator where man is at rest and escalator is moving. He takes t1 seconds to cross a distance. Yes. Okay. So here man is moving, escalator is at rest. He takes t2 seconds to cross the distance. Yes, here. Okay. When both man and escalator both are moving, he will take the same distance to travel t net. T time is net here. Then what is the shortcut formula for this? The shortcut formula to find out t net is t1 t2 by t1 plus t2. Okay. So how did you get this formula here? So here when both are moving, it is said to be net velocity, which is considered as v1 and v2. Let us consider this is first v1 and this is v2. So in all the three cases, distances are going to be same. Displacement by t net is nothing but displacement by t1 plus displacement by t2. So displacement gets cancelled here, and after simplifying we get t net is equal to t1 t2 by t1 plus t2, where t1 here in this case is 1 minute and t2 is taken as 3 minutes. Okay, so therefore 1 minute means 60, 3 minutes means 180 seconds by 60 plus 180. Okay, so if you calculate this one, dear students, what is the simple way to solve this problem? A balloon is rising with a constant speed of 10 meters per second, and from the balloon an object falls down. During the time the object falls down, how much the balloon rises from the ground? That is the question here. For that, h is equal to ut plus half gt square is the general formula. But here you have to consider minus because it is moving upwards and falling downward. Next, what is the h here? 75. U is how much? 10. So 75 minus 10t plus half into 10 into t square, 25. Okay. So what is left now? 5t square minus 10t minus 75 is equal to 0. This is t square minus 2t minus 25 is equal to 0. So by solving this, you will get 10 is equal to 5 seconds. T is equal to 5 seconds. Then after that here, after 5 seconds, how much the balloon will travel? See, distance traveled by the balloon, height traveled by the balloon is nothing but velocity into time here. This much time. So therefore, h is equal to 50 meters. Already it has traveled 75 meters. Again plus 50 meters. So totally 75 plus 50 is going to be how much? 125 meters is your answer. My dear students, today we are discussing about what do you mean by significant figures are the figures on which we can rely. They are called as reliable digits and one non-reliable digit. Combined together they are called as significant figures. Let us take a weight of a boy by using three different weighing machines. In one machine his weight is 63.4 kg and the other machine is 63.5, and one more machine he has seen his weight, it is going to be 63.2. So three different machines are showing different weights, but only you can observe that these two digits are not changing. They are reliable. We can rely on them. But this last final digit, this is a digit which is not same. It is changing from weighing machine to weighing machine. So totally one
non-reliable digit and the remaining reliable digit combined together, they are called as significant figures. Okay, so here these are the rules for significant figures. The first rule is all non-zero digits are always significant. For example, whether there is a decimal point, whether there is no decimal point, here there are 3 significant figures, here there are 4 significant figures, here there are 5 significant figures, because they are all non-zero digits. There is no zero in that. Okay. Then what is the next rule here? So the next rule for significant figures is if 0 comes in between non-zero digits, then it is also having significance. It is also reliable here. It is also significant if it is in between the non-zero digits. So here totally there are 3 significant figures, here 4, here also 4 significant figures. Okay. The rule is if zeros are coming in between non-zeros, it is said to be reliable. Okay. So let us go for the next. If the 0 is coming to the left of the non-zero digits, then it is not going to be a significant figure here. Okay. So the rule is leading zeros or zeros before non-zeros are never significant. So there is no significance for these zeros here. So here there are 3 significant figures, here there are 2, there is only 1 significant figures. Okay. So trailing zeros are significant if there is a decimal point here. Trailing zeros are zeros placed to the right of the non-zero digits, and if there is a decimal point, then it is said to be significant figures. So here, even though 0 is right side, it is having 4 significant figures. Even there are 2 digits, 2 zeros here after decimal point. That's why they are reliable. They are significant figures. Zeros are having significance here. So totally there are 6 significant figures here. Understood? This is another rule. The last final rule is powers are not having any significance. For example, if you observe, in exponential notation, this is not having any significance. So totally the significant figures are 3 here in both the cases. Powers are not having any significance. Okay, so this is about significant figures. Dear students, let me discuss a wonderful technique to solve the problems of dimensions. He is asking us to find out the dimensions of mass in terms of time, velocity and angular momentum. You have to do this problem by raising the powers of dimensions, but let me solve the problem in a different style here. So first of all, among all these, take angular momentum is nothing but mvr. So here, instead of writing v here, according to the problem, you have to write mcr. R is nothing but radius, which is nothing but distance, and distance is nothing but velocity into time here. Okay, so time. So just instead of r, you write ct. H is equal to mc ct. That is h is equal to c square t. But it's asking us to find out the dimensions of mass m. This implies that m is nothing but h. Okay, so send t to this side becomes t power minus 1, send c to this side becomes c power minus 2. So t power minus 1, c power minus 2 and h. So option is C option. Thank you. My dear friends, today we shall discuss about significant figures. So this is a previous year JEE Mains latest 2024 question here. So how many significant figures are there here? The first case, if you observe, zeros between non-zero digits are significant figures. That means these 2 zeros are having significance. So therefore total significant figures are 4. Now here, zeros between non-zeros are significant, but left of non-zeros are never significant. So this is not significant, but this is significant. So therefore it is having 3 significant figures. Here, zeros right side of non-zeros like 1 are also significant because they are right of the decimal point. So totally there are 6 significant figures here. Here, zeros in between and right are having significance, but the zeros left of non-zero digits like 1 are never significant. Therefore, the total significant figures is 5. So your answer is going to be the first option. Okay, so you can just see here, check it out. Thank you. Dear students, let us solve this problem by using power percentage trick. Everyone knows this is a previous year question asked in 2024. Here powers are given, here percentages are given. Powers 4, 3, 2 I have written here, and percentages 3, 4, 5 I have written here. What is this technique here? Without even thinking much, you can solve this problem, which is nothing but just multiply these two. 4, 3 is 12. 3, 4 is 12, 2, 5 is 10, and add all these. So 4 and 3. So 34% is going to be your answer. That's it. प्यारे बच्चों, ये जो है मेजरमेंट्स चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है. इसके अंदर जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा. तो फर्स्ट जो केस है ना, यहाँ पर 2 जीरोस नॉन जीरोस के बीच में है, इसलिए उसकी वैल्यू है, उसका सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब वो काउंट करेंगे.
तो फर्स्ट वाले का सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 4। सेकेंड वाले के अंदर जब कभी भी जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट में आता है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 3। और यहां पर जो है जीरोस राइट साइड अगर आ गए और डेसिमल अगर है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट किया जाएगा। तो इसका यहां पर जो है ना, यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 हो गए। तो यहां पर जो लेफ्ट है वो काउंटेबल नहीं है, जो बीच में और राइट है उसका सिग्निफिकेंस है। सो टोटली इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 5। So first option आपका correct answer है। My dear students, how to solve this problem? This is a problem of measurements errors, percentage error. Okay, he's asking us to find the percentage error in resistance. You all know resistance is nothing but V by I. You can write like this here: delta R by R into 100 is equal to delta V by V into 100 plus delta I by I into 100. That's it. So delta R by R into 100 means what are you going to write now? So this is your find out here. Delta V means how much? So this part is going to be delta V. That is 5 by 200 into 100 plus is going to be how much here? 0.2 by 20 into 100. So it's going to be how much? It is going to be 2.5 plus 1, which is 3.5 is going to be your answer. That is 3.5%. Thank you. Dear students, let us solve this problem by using power percentage trick here. He is asking us to find out the percentage error in resistance where length and diameter should be the relation here. So you all know resistance is directly proportional to length but inversely proportional to square of the diameter of any wire. Okay. So if you are going to consider any wire here, this is the length and this is the diameter. So this is the relation here. What is the power of length here? Power of length is 1 and power of diameter is 2 here. Power percentage means first you have to write the percentage power here and again percentage here. Percentage for length and diameter is both is same here. It's going to be 0.1%. So you just multiply and write down what is going to happen. So this is 0.1 into 1 is 0.1%. Here 0.1 into 2 is 0.2%. You just add them, it becomes 0.3%. So your answer is 0.3%. First multiply the power with percentage and whatever you're getting, you just add them, you'll get the answer. Thank you. My dear students, మీరు ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ JEE Mains 2024 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం పవర్ పర్సంటేజ్ ట్రిక్ యూజ్ చేసి. పవర్ పర్సంటేజ్ ట్రిక్ ఇక్కడ చూడండి, Q ఈజ్ ఈక్వల్ ఇచ్చాడా, ఆ పవర్స్ మనం సెపరేట్ గా రాసుకుంటాం, ఆ పవర్స్ కి సంబంధించిన పర్సెంటేజెస్ ఇచ్చినాడు అది పక్కన రాసుకుంటాం మనం. చాలా అంతే, ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలంతే. సో 4 3s are 12%, ఇక్కడ 3 4s are 12%, తర్వాత 2 5s are 10%. ఈ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 34% మీ ఆన్సరు. సో ఏమడిగాడు అక్కడ, Q అడిగాడు, Q కి పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే 34%, అంతే, చాలా సింపుల్ టెక్నిక్. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ JEE Mains 2024 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది సాల్వ్ ఎలా చేస్తారంటే ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ఫస్ట్ కేసులో తీసుకుంటే 2 జీరోస్ 2 నాన్ జీరోస్ మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. సో టోటల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇక్కడ ఎంత అంటే 4. ఒకవేళ జీరో నాన్ జీరోకి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండదు, మధ్యలో వస్తే ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 3 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే డెసిమల్ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ 2 జీరోస్ ఉన్నాయనుకోండి, దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది, మధ్యలో ఉంటే ఎట్లా ఉంది. సో టోటల్ ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 6 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మధ్యలో లాస్ట్ లో ఉంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో వస్తే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండదు. సో టోటల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎంత ఇక్కడ 5. సో టోటల్లీ ఫస్ట్ ఆన్సర్ మీది కరెక్ట్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ. My dear students, let me use a wonderful short trick method to solve this problem. He is asking us to find out the dimensions of density in terms of force, velocity and time. Generally, we use raising of powers method. I use a different style for solving this problem. I'll write density is equal to mass by volume capital V. And I also write force is equal to mass into velocity by time. Change in velocity by time here, okay? So mass is nothing but mass into acceleration, change in velocity by time. So mass can be taken as Ft by small v represents velocity, capital V represents volume here, okay? So here volume can be taken as L cube, okay? And length is nothing but distance is nothing but velocity into time, small v, okay?
So now, instead of V, I will write this value. Instead of M, I will write this value. That is enough. You get the answer so easily. So M can be taken as Ft by small v. And capital V can be taken as V cube into T cube. So T cube means T square is left. So D can be taken as F. This is V power 4 comes to numerator becomes V power minus 4. And T square comes to numerator becomes T power minus 2. That's it. So F V power minus 1 T power minus 2 is going to be a simple answer. Okay students. ఈ రోజు మనం ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ నేర్చుకుందాం. ఇది యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. సో యాక్చువల్గా డెన్సిటీకి ఫోర్స్, వెలాసిటీ అండ్ టైంలో రాయాలా రేజింగ్ ఆఫ్ పవర్స్తో. బట్ ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్. ఐ హ్యావ్ ఎ షార్ట్ కట్. మన దగ్గర ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది. డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్, అందరికి తెలిసింది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అంటే దానికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా L క్యూబ్. ఇది వాల్యూమ్ అంటే క్యాపిటల్ V. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అనమాట. అంటే వాల్యూమ్ ని వెలాసిటీ ఇంటూ టైం రాసుకోవచ్చు. క్యూబ్ రాసుకోవాలంటే. నెక్స్ట్ మనకు తెలుసు ఫోర్స్ అంటే మాస్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం. అంటే మాస్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? Ft బై V రాసుకోవచ్చు. V అంటే వెలాసిటీ. సో ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మాస్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం మనం? ఫోర్స్ బై ఫోర్స్ Ft బై. తర్వాత వాల్యూమ్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం? V క్యూబ్ T క్యూబ్. T క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయితే T స్క్వేర్ వస్తుంది. D F V పవర్ 4 పైకి వస్తే V పవర్ మైనస్ 4. T స్క్వేర్ పైకి వస్తే T పవర్ మైనస్ 2. So ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట. My dear students, how can you solve this previous year problem in a different style here? Let me see here. He's asking us to find out the surface tension dimensions in terms of energy, velocity and time. It's very simple. You know surface tension is nothing but force by length. Here energy or work done is nothing but force into displacement. Force is nothing but energy by length or displacement is same. So instead of force I am going to write here energy by length. Already one length is there. Energy by length means L square. And you know length or displacement is nothing but velocity into time. Okay. So length is nothing but velocity into time. Length is nothing but displacement. That's it. So therefore surface tension is nothing but E V power minus 2 T power minus 2. E V power minus 2 T power minus 2 is going to be our answer. My dear students, today we shall discuss a wonderful short trick for this problem. All this is asking us to find out the dimensions of length in terms of force, acceleration and time. Okay. Generally we use this method, but let me solve this problem in a different style where you will feel wonderful. That is asking us to find out the dimensions of length. Now just see here, it's very simple. Acceleration dimensional formula is nt power minus 2. That's it. He's asking us to find out the dimensions of length. Length is equal to A. T this comes to this square becomes T square. Your answer is ready. That's it. My dear students, today we shall discuss a wonderful short trick for this problem. All this is asking us to find out the dimensions of length in terms of force, acceleration and time. Okay. Generally we use this method, but let me solve this problem in a different style where you will feel wonderful. That is asking us to find out the dimensions of length. Now just see here, it's very simple. Acceleration dimensional formula is nt power minus 2. That's it. He's asking us to find out the dimensions of length. Length is equal to A. T this comes to this square becomes T square. Your answer is ready. That's it. My dear students, let me solve this problem of previous year NEET 2024 in a completely different style here. Let me discuss about that. You all know, according to law of homogeneity, these three terms are having same dimensional formulas. That means alpha t square is equal to beta t. These two terms are having same dimensional formulas. If you cancel these two, what is left now? Alpha t is equal to beta. Okay, as they are having same dimensions, he is asking us to find out the dimensionless physical quantity. Just if you divide alpha t by beta, it is going to be dimensionless. Therefore, B option is going to be the correct answer. Without using dimensional formulas, we have solved it. My dear students, let us solve this problem in a different style. You can just see he is asking us to find out the energy in terms of momentum, area and time. The simplest way is Einstein's mass energy equivalence formula will help you to solve this problem. E is equal to mc square. C is the velocity of light. Here, E can be taken as mc into c. E is equal to pc. What is c? Velocity. Mass into velocity is nothing but momentum here. So now can I write like this?
I will write here velocity is nothing but LT power minus 1. Area means L square. L means square comes to this power, this side becomes A power minus A power 1 by 2 here. So we can write here E is equal to P. Here C can be written as, instead of L I will write A power 1 by 2. This part if I write here, it is going to become A power 1 by 2. P power minus 1 is going to be our simple answer. My dear students, today we shall discuss a wonderful short trick for this problem. What is this? Is asking us to find out the dimensions of length in terms of force, acceleration and time. Okay, generally we use this method, but let me solve this problem in a different style where you will feel wonderful. That is asking us to find out the dimensions of length. Now just see here, it's very simple. Acceleration dimensional formula is LT power minus 2. That's it. He's asking us to find out the dimensions of length. Length is equal to A. T this comes to this square becomes T square. Your answer is ready. That's it. My dear students, let me solve this problem in a different style, in a shortcut method here. He's asking us to find out Young's modulus in terms of force, acceleration and velocity. Okay, and you all know Young's modulus is nothing but stress by strain. Strain does not have any dimensions. Young's modulus is equal to force by area. Area is nothing but F by L square. Area means L square. Okay, now here acceleration is nothing but change in velocity by time. Acceleration is given as capital A, so change in velocity by time. Okay, so here, but here what are you going to do here? Instead of so my dear students, here we can write time is equal to velocity by acceleration. Time is equal to velocity by acceleration. So this you remember. Next thing you have to do here is force by length. Length is nothing but displacement. Displacement is nothing but velocity into time. Okay. So now force by velocity is the time you have to replace here. Time we can take it as V by A. So we are going to write Y is equal to F by V square. So T can be written as V square by A square here. That's it. This implies that F, A square comes to the numerator. This is V power 4 come to the numerator become V power minus 4. Okay. So therefore this is going to be your correct option. Thank you. My dear students, let me solve this problem in a different style, in a shortcut method here. He's asking us to find out Young's modulus in terms of force, acceleration and velocity. Okay. And you all know Young's modulus is nothing but stress by strain. Strain does not have any dimensions. Young's modulus is equal to force by area is nothing but F by L square. Area means L square. Okay. Now here acceleration is nothing but change in velocity by time. Acceleration is given as capital A, so change in velocity by time. Okay. So my dear students, here we can write time is equal to velocity by acceleration. Time is equal to velocity by acceleration. So this you remember. Next thing you have to do here is force by length. Length is nothing but displacement is nothing but velocity into time. Okay. So now force by velocity is the time you have to replace here. Time we can take it as V by A. So we are going to write Y is equal to F by V square. So T can be written as V square by A square here. That's it. This implies that F, A square comes to the numerator. This is V power 4 come to the numerator become V power minus 4. Okay. So therefore this is going to be our correct option. Thank you. My dear students, let me solve this problem in a different style where he is asking us to find out the dimensions of mass in terms of force, velocity and time. Let us not do in this method, we go for a different style here. What is that? You all know mass is equal to force by acceleration, is it? Okay. And you all know acceleration is nothing but change in velocity by time. That's it. So m is equal to F. Change in velocity by time comes to the numerator. Therefore, mass is equal to F, V power minus 1 and T. That's it. Okay. So D option is going to be your answer. My dear students, let us solve this problem in a different style. Let me discuss what is that style here. He is asking us to find out the dimensions of force in terms of pressure, velocity and time. Now just see here, how can you solve by using a different style here? So we can write here, force is equal to pressure into area. Okay, pressure into area, because pressure is equal to force by area. Force is equal to pressure into area. Here, area can be taken as L square. And you know length is nothing but displacement is nothing but velocity into time. That's it. So instead of A we write L square means
v square t square. That's it. So this is going to be your option. Thank you. प्यारे बच्चों, इतना आसान मेथड समझाऊंगा कि आप लोग शॉक हो जाओगे, शॉक। अभी देखो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है इसका, यंग्स मॉडुलस का, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एरिया एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, फोर्स, एरिया एंड स्पीड बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐसा वंडरफुल मेथड बताऊंगा। सबसे पहले देख लो आप लोग, ये आंसर देख लो आप लोग टेक्स्ट बुक्स के अंदर कितना बड़ा है, कितना टाइम आपका जाया कर रहा, वेस्ट कर रहा। अभी देख लो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं, वो तो रेशियो है। अभी देखो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस के अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब फोर्स बाय एरिया, इसका कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स बाय एरिया। अभी यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर एरिया है, स्पीड नहीं है, फोर्स भी है, एरिया भी है, स्पीड नहीं है। तो क्या करना है अपने को, फोर्स वैसे डाल दो, एरिया पावर ऑफ -1 डाल दो, और स्पीड नहीं है तो स्पीड पावर ऑफ 0 डाल दो, खत्म, आंसर तैयार है आपका। कभी देखा ऐसा मेथड? इस तरह के मेथड कौन से चैप्टर से आपको होना है जरा कमेंट कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का, इसको थोड़ा अलग ढंग से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है ये। आप लोग अगर रिपीटर है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला से पाला पड़ा होगा। F इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर रो, ये मतलब एरिया, वी मतलब वेलोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, ये सबको मालूम है फॉर्मूला, ये आसान फॉर्मूला है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एरिया, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, सो लेंथ का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं ना। तो ए के प्लेस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दो, वी का मतलब वेलोसिटी, तो एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर वी स्क्वायर रो। इसका मतलब एफ का क्या हो गया, वी पावर 4 टी स्क्वायर रो। हमको क्या पूछ रहा, डेंसिटी का पूछ रहा, डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम बोल रहा। आ गया ना आंसर, इतना आसान मेथड। तो रो इज इक्वल टू एफ, v इस तरफ आएगा तो v पावर -4, t इस तरफ आएगा तो t पावर -2, हो गया आंसर, खलास। तो देख लो आप लोग, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप एंजॉयड दिस वन। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर में है, इसको दुनिया का सबसे अलग ढंग से मैं सॉल्व करूंगा, आपको यूट्यूब के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो मैं क्या करने वाला हूं। अभी देखो, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम को डेंसिटी में लिखना है, बस इतना सा है ना काम। सबसे पहले करो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो मास का मतलब क्या हो गया, मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो वॉल्यूम के प्लेस में क्या लिखेंगे अभी, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब, एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, एल इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या करना है आप लोगों को, एफ ऐसे लिख दो, वॉल्यूम के प्लेस में क्या लिखते हैं, वेलोसिटी क्यूब टी क्यूब रो वी बाई टी। ओके, तो ये टी और ये टी क्यूब चले गया तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या बचा यहाँ पर, टाइम भी है, v पावर 4, ओके, टी स्क्वायर और रो, बस इतना सा है ना। अभी देखो, तो हमको क्या करना है, डेंसिटी होना है ना, तो डेंसिटी ले लो, f वैसी रख दो, v इस तरफ आएगा तो v पावर -4, t इस तरफ आएगा तो t पावर -2, हो गया आंसर रेडी। मजा आ गया, पसंद आया? और कौन से चैप्टर्स में आपको शॉर्ट ट्रिक्स होना, नीचे कमेंट करो। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को मैं तुमको एक डिफरेंट स्टाइल में समझाता हूं, जो कि शायद आप लोग कभी सुने भी होंगे या नहीं, मुझे तो पता नहीं, मगर आप लोग को मजा आ जाएगा इस मेथड को सुनने के बाद। अभी देखो, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। समझो एनर्जी आके काइनेटिक एनर्जी है, समझो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं। अभी एनर्जी को मैं क्या करूंगा, एम वी इंटू एम बोल के लिख सकता हूं ना। तो एनर्जी का मतलब क्या है, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। अभी मोमेंटम आ गया, हमको टाइम और एरिया आना है। अभी देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी पावर -1, मगर यहाँ पर एल नहीं है, ए है। ए का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पर एल स्क्वायर, एल का मतलब एरिया पावर ऑफ 1/2। सो एल को एरिया पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अभी एल के प्लेस में क्या लिखेंगे, एरिया पावर ऑफ 1/2 टी पावर -1। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड टाइम। उसको लेके यहां पर डाल दो, एनर्जी, मोमेंटम, एरिया पावर ऑफ 1/2 टी पावर ऑफ -1, हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार। अभी देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, ओके। प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे आसान तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं आपको बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, और यहां पर क्या पूछ रहा है, एनर्जी के डायमेंशंस पूछ रहा है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम के इसके अंदर। तो तुमको मालूम है, एनर्जी हो या वर्क डन हो, बहुत सेम है। तो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम दिया, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ले लो, एल टी पावर -2,
तो इसके अंदर यल क्या हो गया, ये इस तरफ है टी पावर -2 इधर आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यल के प्लेस में डाल दो, ले आके इधर, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एफ ये टी स्क्वायर, फैट स्क्वायर हो गया आपका आंसर। मजा आ गया ना। इस तरह के कौन से चैप्टर का आपको शॉर्टकट चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे अलग मेथड मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी देखो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस मालूम करना है, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको मालूम है यंग्स मॉडुलस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं। यंग्स मॉडुलस का मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर मैं डाल दिया फोर्स बाय एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एरिया का मतलब एल स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का क्या है मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम का मतलब वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन ले सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, फोर्स वैसे लिख दूंगा, एक्सेलरेशन के प्लेस में एल स्क्वायर लिखूंगा। एल का मतलब यानी कि एरिया के प्लेस में एल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर वी स्क्वायर टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन के प्लेस में वेलोसिटी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दूंगा। अभी टी स्क्वायर के प्लेस में वी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दूंगा। सो एफ बाई, ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एफ डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, टी स्क्वायर के प्लेस में वी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया। सो वाई इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर, नीचे क्या हो गया वी पावर 4, इसका मतलब एफ ए स्क्वायर वी पावर -4 हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया। प्यारे बच्चों, सबसे अलग तरीका मैं आपको समझाऊंगा इस तरह के नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ मास पूछ रहा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। आप लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी देख लो, एफ ऐसे रख दो मास, एक्सेलरेशन के प्लेस में लिख दो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी मास का डायमेंशन फॉर्मूला होना है ना, एफ टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी को नीचे डाल दो, बस। मास का मतलब एफ ऐसे रख दो, वेलोसिटी ऊपर आया तो -1 और टी खत्म, तो हो गया आंसर आपका। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा शायद। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज में समझाऊंगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में पूछा। तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, फोर्स बाय लेंथ, ये मालूम है आप लोगों को, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। और एनर्जी या वर्क डन बोथ आर सेम। एनर्जी का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ। अभी मैं क्या करूंगा, एफ के प्लेस में ई बाई एल लिख दूंगा। तो यहां पर जो है ना, एफ के प्लेस में ई बाई एल अगर लिख दिया तो फिर क्या होगा, देखो। सो सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स बाय लेंथ, लेंथ यानी कि फोर्स के प्लेस में क्या लिखेंगे अपन, एनर्जी बाय लेंथ, यानी कि ऑलरेडी एक लेंथ है और एक लेंथ आ जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर वेलोसिटी इनटू टाइम, एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहां पर क्या करेंगे आप, एनर्जी वैसे रख दो, लेंथ के प्लेस में लिख दो वेलोसिटी होल स्क्वायर टाइम स्क्वायर। अभी देख लो आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। सो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ई वैसे रख दो, वी ऊपर आएगा तो वी पावर -2, टी ऊपर आएगा तो टी पावर -2। ओके, तो अब देख लो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सोल्यूशन है इसका, बी ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां पर देख लीजिए आप लोग, इंटेंसिटी को एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में लिखना है, और 4 ऑप्शंस भी दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। और पावर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, एनर्जी बाय टाइम। और एरिया तो रहेगा इधर, और क्या है, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। इट्स वेलोसिटी स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर, बस यहां पे डाल दो। सो आई इज इक्वल टू एनर्जी, टी वैसे रहेगा, एरिया के प्लेस में वी स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी, वी स्क्वायर ऊपर आ गया तो वी पावर -3, यहां पर टी क्यूब हो गया टी पावर -3। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का सबसे आसान तरीके में समझाने वाला एक क्वेश्चन है, जिसको मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। इतना आसान तरीका समझाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करना है, किसके इसके अंदर, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम होना है इधर। सो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम मालूम है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एफ इज इक्वल टू नीटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये हो गया
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फोर्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज सेड टू बी फोर्स। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी नीटा हो गया, अब यहाँ पर वेलोसिटी है ना, ये एरिया डाल दो, वेलोसिटी का मतलब LT पावर -1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मतलब L, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो अभी क्या करेंगे, नीटा इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम, वैसे रख दो, 1 बाय एरिया और T पावर -1, ठीक है, दोनों को नीचे डाल दो, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नीटा इज इक्वल टू P, ये ऊपर आ गया तो A पावर -1, और यहां पर क्या है, T नहीं है इसका, T कैंसिल हो गया दोनों T, सो T पावर 0, ये हो गया फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा अनोखे तरीके में समझाता हूं। यहां पर देख लो, डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेंथ पूछ रहा इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ओके, तो यहां पर 4 फॉर्मूलास दे दिया। हम जनरली रेजिंग ऑफ पावर्स मेथड यूज करते हैं, जैसे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F पावर ये पावर B, T पावर C, ऐसा यूज करके बहुत सारा वक्त बर्बाद करते हैं। मेरे पास आसान तरीका है। अभी आप लोगों को एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला तो मालूम है, ये इज इक्वल LT पावर -2। यहां पर लेंथ पूछ रहा ना, बस एक लेंथ यहां पर रख लो, एक्सेलरेशन का मतलब ये, और T² अगर इस तरफ आ जाएगा ना तो T² T पावर -2 इस तरफ आया तो T² हो जाएगा। तो ये लेंथ के फॉर्मूला में ये T² है, F नहीं है, तो F पावर 0 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा, कोई तकलीफ है? प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए प्रॉब्लम है। इसको जो है ना जनरली आप लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि यहां पर क्या क्या है, एरिया पावर ऑफ A और वेलोसिटी पावर ऑफ B एंड डेंसिटी पावर ऑफ C। तो रेजिंग ऑफ पावर्स मेथड यूज करते हैं, मगर यहां पर थोड़ा अलग हटके सॉल्व करेंगे इसको। तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, तो फोर्स का मतलब सबसे पहले क्या है, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो F मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। इसको स्मॉल भी समझो, इसको कैपिटल भी समझो, वॉल्यूम है ये। तो इसको अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी बाय टाइम। तो F इज इक्वल टू ये लेंथ इनटू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या लेंथ बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया ये V इंटू V² इंटू D। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को दुनिया का सबसे अनोखे तरीके में मैं सॉल्व करूंगा। यहां पर जो है ना, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पावर ऑफ A, फोर्स पावर ऑफ B एंड वर्क पावर ऑफ C। ये देखो, मास को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड वर्क में लिखना है। तो रेजिंग ऑफ पावर्स मेथड यूज करेंगे ना तो आपका बहुत सारा वक्त जाया हो जाएगा। यहां पर सबसे आसान तरीका मैं समझाऊंगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं अब क्या करूंगा, फोर्स के प्लेस में वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट लिख दूंगा, यहां पर डाल दूंगा वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो वर्क डन, यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम में लिख सकते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को इधर करके टाइम को नीचे कर दो, डिस्प्लेसमेंट को इधर कर दो, टाइम को नीचे कर दो। सो W इज इक्वल टू मास, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो गया। तो यहां पर और एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, मास इज नथिंग बट W by V²। मास इज नथिंग बट W by V², दैट्स इट। प्यारे बच्चों, सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन पूछते तो डर गए। सोलर कांस्टेंट पूछ रहा, सोलर कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं क्या है, सोलर कांस्टेंट का मतलब इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का फार्मूला, सोलर कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इंटेंसिटी का मतलब पावर बाय एरिया, पावर पासिंग पर यूनिट है। पावर का मतलब एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, कुछ भी बोलो ये। ओके, सो पावर इज नथिंग बट वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का क्या है, ml² T पावर -2, और यहां पर T है और ये हो गया L² कैंसिल हो गया। तो अभी बचा क्या, m T पावर -3 हो गया, और L हाइच नहीं इसके अंदर, L पावर 0, ठीक है, हो गया, समझे। प्यारे बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप मुझे दे दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको शॉर्टकट बना के दे दूंगा। अभी देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसको कितना आसानी से मैं सॉल्व करता हूं। जनरली सरफेस टेंशन के बारे में दिया हुआ है, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K पावर A, V पावर B एंड T पावर C। यानी कि K मतलब काइनेटिक एनर्जी, V मतलब वेलोसिटी एंड T मतलब टाइम। इसको काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में लिखना है। तो जनरली हम रेजिंग ऑफ पावर्स करके उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डाल के उसको एक्सपेंड करके उसके पावर से इक्वल बना
बना के शादी उसकी करके उसका 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 सत्यानाश कर देंगे, उसके साथ संसार करेंगे हम। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। इतना आसान तरीका बोलूंगा, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा? सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? वर्क। वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो गया? एल स्क्वायर। एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी डाल दो के, इसी डाल दो। वेलोसिटी का मतलब वी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। हो गया सरफेस टेंशन के वी पावर -2 टी पावर -2। आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप नंबर पे डाल दो, मैं इसका आपको शॉर्टकट बना के दे दूंगा, चाहे कोई भी एग्जाम का हो। प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर ए वी पावर बी एल पावर सी, टी मतलब टाइम, वी मतलब वेलोसिटी और एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। अभी देखो यहां पर आपको जनरल मेथड क्या है? पावर को रेजेस करना, उसके अंदर डायमेंशनल फार्मूला डालो, फिर उसके अंदर पावर्स को इक्वल करो, ये झंझट पढ़ो। और मैथ्स के अंदर कोई माइनस प्लस का अगर कुछ खराब हो जाएगा तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। बहुत सारा टेंशन, एक तो एग्जाम का प्रेशर, उसके अंदर कैलकुलेशंस की मुश्किल। अभी आपको मैं आसान तरीका बताता हूं, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, एंगुलर मोमेंटम दिया और मास का डायमेंशन पूछा। अभी एक काम करो आप लोग, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस। अब इसको क्या करो? एम वी, रेडियस का मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर टी। अब इसमें से एम को अलग कर लो, टी एल वैसी डाल दो, टी को इस तरफ कर दो टी पावर -1, वी को इस तरफ कर दो वी पावर -2। हो गया काम, आंसर हो गया ये वी वाला, टी पावर -1 वी पावर -2, शायद डी का आंसर है। सो डी वाला आंसर हो गया, ठीक है। सो टी पावर -1 एल वी पावर -2।